हाँ, तो अभी हम लोग की जो रिकॉर्डिंग जो है रुक गई थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्स सिस्टम के बारे में। और टैक्स सिस्टम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री हो, हर जगह टैक्स एप्लीकेबल होते हैं, जो कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है क्योंकि उसको अपना जो है रेवेन्यू चाहिए होता है। क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ बिजनेस या कुछ क्या नाम है कुछ करती नहीं है, तो गवर्नमेंट को भी इनकम चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्स एप्लीकेबल करती है। तो हम लोग देखें कि पूरी दुनिया में हर कंट्री में कोई ना कोई प्रकार का टैक्स लगते हैं, नाम बहुत अलग होंगे और उसके आपका टैक्स के रेट ऑफ डिफरेंस भी बहुत अलग होंगे। तो देखा जाए तो टैक्स की दो कैटेगरी होती है, एक हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अगर हम अपने भारत में देखें डायरेक्ट टैक्स के रूप में कौन कौन से टैक्स एप्लीकेबल होते हैं हमारे ऊपर, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में अगर हम लोग देखें तो जीएसटी, वैट, टैरिफ, एक्साइज ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत में आते हैं। तो अब आप लोग नोट करिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसके बारे में नोट करिए पहले। हालांकि ये सब बीकॉम वगैरह में 12th में भी है, बीकॉम में भी है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको और सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा दिया जाए। हाँ लिखिए, हाँ डायरेक्ट टैक्स। देखिए इस टैक्स सिस्टम के अंतर्गत, हिंदी में मैं बोलूँगा, ठीक है, अगर आप लोगों को ट्रांसलेट करना तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस टैक्स सिस्टम के अंतर्गत टैक्स का पेमेंट सीधे गवर्नमेंट को किया जाता है। इस टैक्स सिस्टम के अंतर्गत टैक्स का पेमेंट सीधे गवर्नमेंट को किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स इनकम और प्रॉफिट पर लगता है। डायरेक्ट टैक्स इनकम और प्रॉफिट पर लगता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा लिखिए इनडायरेक्ट टैक्स। इस टैक्स सिस्टम में टैक्स का पेमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं जाता। इस टैक्स सिस्टम में टैक्स का पेमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं जाता। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एवं सर्विस के वैल्यू पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विस के वैल्यू पर लगता है। एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेंगे जीएसटी, वैट, टैरिफ, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा और हम लोग प्रैक्टिकल वे में समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। अभी तो मैं मतलब हमने डेफिनेशन लिखवा दिया है, बट इसको और प्रैक्टिकली समझते हैं कि ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो डायरेक्ट टैक्स पहले नहीं समझेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को समझेंगे तो हमें डायरेक्ट टैक्स ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल तौर पे आपने जो अकाउंटिंग की क्लासेस अगर की होगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। जिन्होंने बिल्कुल नहीं की होगी उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट फिर भी समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स को समझने के लिए एक हम लोग पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट को समझते हैं बिजनेस में। सपोज ये पुष्पराज है, ठीक है, और ये है शुभम। दोनों ही बिजनेसमैन हैं और पुष्पराज के पास भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, इनके पास भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, मतलब दोनों के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। तो अब मान लीजिए कि शुभम को कोई गुड्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये आगे सेल करना चाह रहे हैं। इन्होंने जो है मान लीजिए पुष्पराज को ऑर्डर दिया, ठीक है, ऑर्डर दिया, इन्होंने बोला कि भैया हमें ये सब स्टॉक चाहिए, आप इसे ऑर्डर लिख लीजिए और ये हमें डिलीवर कर दीजिए। तो पुष्पराज ने जब टैक्स इनवॉइस बनाया तो इन्होंने बताया कि भैया
5 लाख रुपए का टैक्सेबल वैल्यू आएगा, और इसमें 18% की जीएसटी है, तो आपको 90,000 रुपये जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। टोटल ठीक है, टोटल इनवाइस वैल्यू आ जाएगी 5,90,000 रुपये इनवाइस वैल्यू आ जाएगी इन्होंने। ठीक है, तो ये गुड्स इन्होंने डिलीवर कर दिया। लेकिन शुभम ने ये जो गुड्स इन्होंने परचेज किया है, ये कंज्यूम करने के लिए परचेज नहीं किया, इसको आगे ये बेचेंगे। सपोज अब मान लीजिए कि शुभम जो है इसी गुड्स को ये नवीन को जो है ये सेल करते हैं। अब शुभम अपनी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कुछ सेट करेंगे इसमें। सपोज शुभम जो है 20% का प्रॉफिट लेके चलते हैं, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट जो है इस पे 20% की प्रॉफिट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 6 लाख। 6 लाख टैक्सेबल अमाउंट हो गया। इसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हम लोग करेंगे 18% का, तो 1,08,000 का टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हो गया 7,08,000 रुपए। मान लीजिए कि नवीन के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, तो जब भी दो रजिस्टर्ड बायर और सेलर के बीच में कोई गुड्स या सर्विस की अगर सप्लाई होती है, इस प्रकार की सप्लाई के नाम को बोलेंगे हम लोग B2B सप्लाई। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई। ठीक है, यानी B2B सप्लाई इसको बोला जाता है। और अगर मान लीजिए सप्लायर हमारा जो रजिस्टर्ड है बट बायर हमारा रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस प्रकार की सप्लाई कहलाएगी B2C सप्लाई। ये सारे टर्म्स आपको जीएसटी पोर्टल में काम आएंगे। जब लोग फाइलिंग सीखेंगे वहां B2B सप्लाई, B2C सप्लाई सारी चीजें लिखी होती है। ठीक है, तो अब यहां ध्यान से समझिएगा एक चीज, यहां पास 90,000 रुपए की जीएसटी लगी। जीएसटी लगाया किसने? पुष्पराज ने। ठीक, पे किसने किया? शुभम ने। यहाँ पास शुभम ने जीएसटी लगाया, ठीक है, गुड्स और सर्विस के कॉस्ट पर, और यहाँ पास पे किसने किया? नवीन ने। अब देखा जाए, अच्छा ये जो अमाउंट है इसको हम लोग बोलते हैं आपका जीएसटी अमाउंट है, और इसको बोलेंगे टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, टैक्स लगने से पहले का जो भी अमाउंट होगा इसका नाम हो गया टैक्सेबल अमाउंट। इसको बोलेंगे हम लोग टैक्सेबल अमाउंट, या हम लोग इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स भी कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स, शॉर्टकट में कॉस्ट लिख दे रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स। और ये जो टैक्स जो लगा है, जीएसटी लगा है, ये शुभम के लिए कहलाएगा आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी। और नवीन के लिए कहलाएगा इनपुट जीएसटी। ठीक है, यानी कि सप्लायर अगर किसी गुड्स या सर्विस पर जीएसटी अमाउंट लगाता है तो वो जीएसटी अमाउंट सप्लायर के लिए कहलाएगा आउटपुट जीएसटी, और बायर के लिए कहलाएगा इनपुट जीएसटी। ठीक है, हाँ, तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पुष्पराज ने ये जो 90,000 का जीएसटी लगाया हुआ है, तो ये जीएसटी अमाउंट पुष्पराज के लिए कहलाएगा आउटपुट जीएसटी, और इनके शुभम के लिए कहलाएगा इनपुट जीएसटी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब सही मायने में देखिए, जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं नवीन। नवीन ने जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को नहीं दिया सीधे, ठीक, किसको दिया? सप्लायर को दिया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं शुभम ने जीएसटी का पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, शुभम ने जीएसटी का पैसा अपने सप्लायर को दे, पुष्पराज को दे रहे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पास ये भी अगर हो सकता है कि भैया ठीक, वो क्या शुभम अगर बोल दे पुष्पराज मैं आपको 5 लाख दूंगा, 90,000 तो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा सर, ठीक सीधे, क्योंकि जीएसटी है, आपको नहीं पे करूंगा। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यानी कि अब यहाँ पर सिंपली हमें ये स्ट्रक्चर को देखने पर समझ में सीधे सीधे आ रहा है कि टैक्स का जो पेमेंट है बायर से सप्लायर की तरफ जा रहा है, बायर डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहा है, इसलिए जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम हुआ। हम लोग भी प्रैक्टिकली देख रहे हैं। अच्छा, अब यहां ध्यान दीजिएगा, शुभम ने 6 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड्स था और 1,08,000 का जीएसटी अमाउंट इन्होंने लगाया। टोटल इनवॉइस वैल्यू उन्होंने रेज की 7,08,000 का, और 7,08,000 नवीन इनको पे करेंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये तो 1,08,000 तो जीएसटी का पैसा है। क्या जीएसटी का पैसा पर शुभम का कोई हक है? नहीं, शुभम का, क्योंकि जीएसटी तो गवर्नमेंट का है ना। अब गवर्नमेंट शुभम से बोलेगी कि शुभम आपने जो 1,08,000 लगाया है वो हमें दीजिए, क्योंकि वो हमारा पैसा जीएसटी के नाम पर आपने लिया हुआ है। बाकी आपका तो हक सिर्फ इस पे है, जीएसटी का तो सिंपल सा गवर्नमेंट का है।
तो गवर्नमेंट इनसे मांगेगी 1,08,000, बोलेगी लाइए जमा करिए जीएसटी के रूप में। लेकिन ठीक है, लेकिन शुभम बोलेंगे सर मैं 1,08,000 नहीं जमा करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने भी 90,000 तो मैं दे चुका हूं पहले पुष्पराज से। 1,00,000 ठीक है, 1,08,000 में से 90,000 तो मैं पुष्पराज को दे चुका हूं। आप 90,000 पुष्पराज से लीजिए और मैं ये 90,000 रुपए क्या करूंगा, मैं क्लेम करूंगा क्योंकि मैं दे चुका हूं। ठीक, पुष्पराज जी को मैं ये टैक्स के पैसे दे चुका हूं। अब आप 90,000 रुपए पुष्पराज जी से लीजिए। तो अब शुभम नेट टैक्स कितना पे करेंगे, ये करेंगे, यानी कि आउटपुट टैक्स था 1,08,000 गवर्नमेंट ने मांगा था, लेकिन शुभम ने बोला कि हम 90,000 पहले ही दे चुके हैं। सही बात है, पहले दे ही चुके हैं, आप खुद देख रहे हैं, ऐसे चलता है। तो 90,000 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 18,000 रुपीज का इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, जीएसटी अमाउंट पे करना पड़ेगा 18,000 रुपीज का। यानी कि सही मायने में जीएसटी का पे, अब देखिए टोटल जीएसटी लगी थी कितनी, 1,08,000 रुपए। सही मायने में जीएसटी का पेमेंट किया है कस्टमर ने, कंज्यूमर ने। यानी कि जीएसटी का अगर कोई रेट कम या ज्यादा होता है तो कंज्यूमर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अल्टीमेटली टैक्स का पेमेंट करने वाला व्यक्ति वही है। ठीक है, और हम कहते हैं कि देखिए जितने भी बिजनेस है वो तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करके जमा कर रहे हैं, वो टैक्स अपने जेब से नहीं दे रहे। जीएसटी का टैक्स अल्टीमेटली कंज्यूमर ही देता है, जो फाइनल कंज्यूमर है। अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग जब किसी चीज की हो रही है, वहां से मान के चलिए सुपर स्टॉकिस्ट को माल बिका, सुपर स्टॉकिस्ट में कुछ आपका परसेंट लगा है, इस तरह करके ठीक सुपर स्टॉकिस्ट बेचेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर के बाद रिटेलर, फिर कस्टमर के पास आता है। तो सब लोग अपनी अपनी मार्जिन से सेल प्राइस लगाते जाते हैं और सब लोग आउटपुट टैक्स लगाते जाते हैं। लेकिन लास्ट में टोटल जो आउटपुट टैक्स होता है वो अमाउंट आता है कस्टमर के पास। कस्टमर ही जीएसटी का पेमेंट कर रहा है, सही मायने में बिजनेसमैन नहीं कर रहे हैं। बिजनेसमैन तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ टैक्स का पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और जमा कर रहे हैं। यानी कि जीएसटी का रेट अगर ज्यादा होगा तो हम लोग ये जानते हैं कि वस्तु की कीमत भी बढ़ेगी। इसीलिए लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ गुड्स पे जीएसटी का रेट कट कर दिया। ठीक है, क्यों कट किया, ताकि थोड़ी सी सस्ती हो जाए। जैसे क्या नाम है, कार पे भी 28% का जीएसटी था, उसको घटा के 18% कर दिया गया है ना। और मतलब बहुत सारे आइटम, जैसे आपका मेडिसिन पे आपके 12% थे, 5% कर दिया गया। तो ये चीजें करने से ये माना गया कि हो सकता है कि जो कंज्यूमर उनको बेनिफिट मिले। लेकिन कंपनियां तो रेट अपनी बढ़ा ही लेती है, जो भी मार्जिन है रेट बढ़ा दे तो आज फायदा नहीं मिलता। अच्छा, तो हम लोग अब यहाँ एक नया फॉर्मूला भी देख रहे हैं। एक नया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला देख रहे हैं कि जीएसटी का अगर आपको कैलकुलेशन करना है कि जीएसटी हमारी कितनी बनेगी, उसके लिए क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। क्योंकि 1,08,000 क्या था, आउटपुट टैक्स था शुभम के लिए, और 90,000 क्या है शुभम के लिए, इनपुट जीएसटी है। तो जीएसटी का कैलकुलेशन करने का मेथड, इस चीज को हम लोग ने समझने के बाद समझ में आ रहा है कि अगर किसी को भी जीएसटी अपनी कैलकुलेशन करनी है तो वो लोगों को दो फिगर पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, आउटपुट जीएसटी की फिगर पता होनी चाहिए और इनपुट जीएसटी की फिगर पता होनी चाहिए। इसलिए आप लोग अभी तक जो अकाउंटिंग का प्रोसेस कर रहे थे, सेल चढ़ा रहे थे, परचेज चढ़ा रहे थे, तो वो सब हम लोग अकाउंटिंग क्यों कर रहे थे। देखिए, पहला रीजन ये था कि हम अपने कंपनी का लेजर मेंटेन कर सके, फाइनेंशियल रिपोर्ट बना सके, वो भी हमारा जो रीजन था। दूसरा रीजन हमारा क्या था कि हम हमारी टोटल आउटपुट जीएसटी कितनी है और टोटल इनपुट जीएसटी कितनी है, वो सब कैलकुलेशन हम लोग निकाल सके। अभी आप जब बिजी या टैली पे जीएसटी रिपोर्ट पे जाके देखेंगे तो आपको ये सारी रिपोर्ट दिख के आएगी। तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि अगले महीने मेरे ऊपर इतने रुपए की टैक्स आ सकती है। अगर आपको पता चल गया कि नेक्स्ट मंथ मेरे ऊपर इतने रुपए टैक्स आ सकती है, तभी तो आप टैक्स प्लानिंग कर पाएंगे। जब हमें पता हो ये चीजें होने वाली है तभी हम प्लान करते हैं, नहीं पता तो हो जाती है, घटना घट जाती है, कहानी खत्म हो जाती है। खैर, तो एक आप लोग ऐसा एक बना लीजिए फ्लो चार्ट, ताकि समझने के पर्पज से ऐसे ही आप लोग बना लीजिए साइड में थोड़ा सा, ताकि देखिए कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गया तो हमारा सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसे बना लीजिए। चलिए बताते फिर। शुभम आएंगे सर, अपने टाइम पे आएंगे सर। अपने टाइम पे आएंगे मतलब जैसे आते हैं क्लास नहीं करेंगे क्या आज? 3 बजे करेंगे सर। नहीं, ये जीएसटी वाली क्लास कहे तो थे सर आने के लिए हमसे। चलिए वीडियो भेज देंगे। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। सुबह उठने में दिक्कत होती है।
नहीं सुबह तो 11 बजे तो। मैंने क्या बोले नहीं, अभी तो मैं सो के चाय पी रहा हूँ। अरे बाप रे। आप किसी से नोट्स ले लीजिएगा फोटो खींच के, हाँ, क्योंकि जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा ना। तो नोट डाउन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझा रहे हैं सिंपल वे में। नहीं सर, पूरा नोट डाउन कर लेंगे। नहीं, सर ने भी कल शलभ सर ने बोला है कि आप कॉपी पेन लेकर के आया करिए। गलती हमारी है सर, हम पहले लाते थे सर बीच। देखिए सलभ सर थोड़ा सा बोल देते हैं, बट सलभ सर कभी कभी जेन्युइन बोलते हैं, भले किसी को बुरा लग जाता होगा, बट हमको तो सर ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, कम से कम सर जो डायरेक्टली बोलते हैं वो आपका भला चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ ऐसे नोट कर लीजिएगा, पाउज कर। हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स बोला क्यों गया। एकदम आप लोगों के सामने पूरी पिक्चर क्लियर है, क्योंकि बायर जो है टैक्स का पेमेंट सीधे गवर्नमेंट को नहीं कर रहा है, किसको कर रहा है, सप्लायर को कर रहा है। यानी कि जीएसटी का पेमेंट जो है सरकार को जाती है सप्लायर के माध्यम से, लेकिन सप्लायर पहले बायर से टैक्स कलेक्ट करता है, देन अपनी नेट टैक्स का कैलकुलेशन कर लेता है, देन पे करता है। यानी कि पहले बायर से गया सप्लायर को, फिर सप्लायर कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को दे रहा है। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं जा रहा है, इसीलिए इसको बोला गया इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है। और लेकिन हम लोग क्या नाम है, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बढ़िया पोर्टल लॉगिन करते हैं, मैंने जो कितना कमाया उसका 35% जो भी है टैक्स हम लोग पे करते हैं, उसमें कोई बीच का व्यक्ति नहीं होता है ना। तो ये हमें आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हम एक चीज और समझेंगे कि ये टैक्स सिस्टम बनाने का रीजन आखिर क्या था। देखा जाए तो हम लोग दो प्रकार का टैक्स दे रहे हैं, यानी कि बहुत ह्यूज टैक्स अमाउंट पे कर रहे हैं। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, तो वो लगभग 35% का इनकम टैक्स पे करेगा। इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स आपको लगता है लगभग 35%, और 18% की जीएसटी है जो कि हर कोई पे कर रहा है। ठीक है, तो टोटल यानी कि हम लोग देखा जाए तो 53% का टैक्स पे कर रहे हैं। यानी कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, तो 53 रुपए आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं। मतलब इतना ह्यूज टैक्स आप पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। लेकिन आपको देखिए, ये वाला टैक्स तो तब लगेगा जब आपके टैक्सेबल इनकम होगी, यानी कि अभी तो 12 लाख तक की छूट है, 12 लाख से ज्यादा कमाएंगे तब इनकम टैक्स लगेगा, बट जीएसटी तो हर कोई पे कर रहा है। ठीक है, तो अब ये हम लोग समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बनाने का रीजन आखिर क्या था। जबकि सिंपल था, सीधा था कि भैया अगर आप इतना कमा रहे तो सरकार को टैक्स दीजिए। अच्छा, टैक्स सिस्टम तो शुरू से ही था। पहले के जमाने में राजा महाराजा थे, ठीक है, हिंदी में कहते कि जो कर वसूलते, कर यानी टैक्स वसूलते थे, जो भी व्यापारी है बिजनेस से टैक्स वसूलते थे प्रॉफिट पे, है ना। तो वो सिस्टम शुरू से ही आपका चला आ रहा है, जब से सभ्यता बसी है। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई अगर रूल कर रहा है उसको तो पैसे चाहिए, सारी चीजें मतलब कि अच्छे से रन करने के लिए, तो वहाँ टैक्स सिस्टम है। अब ये समझते हैं, डायरेक्ट टैक्स तो समझ में आ रहा है कि भैया आप इतना कमा रहे हो उतना टैक्स दो, समझ में आ रहा है। लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बनाया गया, आखिर रीजन क्या था इनडायरेक्ट टैक्स बनाने का, उसको समझेंगे ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन ये था कि गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स। अगर गवर्नमेंट हर किसी जनता से टैक्स मांगेगी तो हम लोग तो बिल्कुल हड़ताल कर देंगे, विरोध कर देंगे, तो राइट्स हो जाएगा पूरा भयंकर। तो लेकिन गवर्नमेंट ने प्लान किया कि यार एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाए ताकि आम जनता को पता ही न चले, हम टैक्स ले भी लें बट आम जनता को पता ही न चले। जैसे हर कोई टैक्स पे कर रहा है, इवन जो भिखारी भी जो क्या भीख मांगता होगा, वो भी भीख मांगने के बाद कुछ न कुछ वस्तु खरीदता होगा, और आप उस ठीक है गुड्स के पीछे जो एमआरपी लगा है उसमें आप देखिएगा, उसमें लिखा है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इवन कोई अगर 5 रुपए का पार्ले बिस्कुट भी खरीद रहा है, उसमें भी हो सकता है ठीक, उसमें भी टैक्स लगा हुआ है। हो सकता है कि पार्ले बिस्कुट की जो कॉस्ट थी 4 रुपए 75 पैसे थी, और 25 पैसा आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर क्या होती है जीएसटी की, जो कि एक प्रकार का ना आपका इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। हाँ बात कर लीजिए, बात करना हो तो नहीं तो हाँ ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। इनडायरेक्ट टैक्स बनाने का रीजन ये था कि हम सभी जनता से टैक्स ले लें और जनता को पता ही न चले। अच्छा देखिए, डायरेक्ट टैक्स में तो पता चल जाता है। अगर आप मान लीजिए कि 20 लाख रुपए कमा रहे साल का, तो जब आपको फाइल करना पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि
आपका ना क्या इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स जब आप पे करेंगे 5-6 लाख रुपए, जब आप टैक्स पे करेंगे, ट्रांजेक्शन होगा, तब आपको लगेगा यार 6-7 लाख रुपए मैंने टैक्स पे की, फील होगा आपको कि पैसा जा रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आपको फील ही नहीं हो रहा है, जबकि हर को टैक्स पे कर रहा है। तो हर एक व्यक्ति 1000-1500 रुपए का टैक्स पे कर रहा है हर महीने। आप अगर पेट्रोल भराने जाते हैं, ठीक, पेट्रोल में आपका लगता है वैट और एक्साइज ड्यूटी लगता है, जो कि लगभग 50%। अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल डालते, हो सकता है कि आप जो है 60 रुपए आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू मैंने पे की है, ये उस वस्तु की वैल्यू नहीं, वो जो गुड्स की कॉस्ट नहीं है। गुड्स की कॉस्ट वो टैक्स हटाने के बाद आएगी, बाकी का पैसा हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो आज हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हर कोई टैक्स पे कर रहा है, बट इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम होने की वजह से किसी को पता नहीं चल रहा है। तो ये क्लियर करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट चाहती थी टैक्स वसूले, तो इसलिए ये सिस्टम लागू किया गया। अच्छा, अब यहां समझते हैं, डायरेक्ट टैक्स हम लोग लगभग 35% देते हैं, और ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह लगभग 5% से लेकर 28% तक है, 40% तक भी है, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्री की अगर बात करें, जैसे हम लोग ले लेते हैं दुबई का एग्जांपल। दुबई में कहते हैं टैक्स नहीं लगता है वहां टैक्स, वहां पास डायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, जो कि भारत में जो लगता है इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, लेकिन वहां इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, ठीक है। वहां पास 5% का वैट नाम से डायरेक्ट टैक्स लगता है, लेकिन वहां पर डायरेक्ट टैक्स आपका नहीं लगता है। डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है तो मतलब यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना प्रॉफिट कमाए, चाहे जितना वहां पास है ना इनकम जनरेट करे, 1 रुपया टैक्स नहीं देना। सपोज कोई बिजनेसमैन है, वो मतलब भारत में रह के बिजनेस कर रहा है और वो साल का 100 करोड़ रुपए कमाता है, ठीक है। अगर 100 करोड़ भारत में बैठ के कमा रहा, तो उसको लगभग 35 करोड़ रुपए सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। उसके जेब में बचेगा 65 लाख रुपए नेट इनकम, ठीक। अगर वो पे नहीं करेगा तो उसके पीछे ईडी वगैरह का सब छापा लग जाएगा, फिर उसकी हालत खराब हो, पे करने पड़ेगा। अब वो क्या प्लान करेगा, कहेगा कि यार यहाँ तो बताओ 35 करोड़ रुपए मैं टैक्स दे रहा हूँ, 35 करोड़ बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। अब वो प्लान करेगा कि ऐसा कंट्री जो ढूंढेगा जहां पर टैक्स लगता ना हो, ठीक है। वो पहुंच जाएगा दुबई में। दुबई हो गया, और भी एक कंट्री है केमन आइलैंड करके, ठीक, छोटा सा आइलैंड है, वहां भी टैक्स नहीं लगता। तो इसलिए भारत में हर साल 5000 जो हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं वो सब देश छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों देश छोड़ के भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ रहेंगे तो इतना टैक्स दे देंगे, आइए वहां चलते हैं। अच्छा, अब ये भी चीजें आती हैं कि जैसे दुबई जैसे कंट्री है या कुछ कंट्रियां हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा, इनडायरेक्ट टैक्स तो है उनके पास, वैट लगा रहे वो, ठीक। गुड्स या सर्विस लेंगे तो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, बट वो डायरेक्टली मतलब कि वो आपके प्रॉफिट या क्या इनकम पे आपको टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। तो ऐसा क्यों करे? देखा जाए तो वो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। अगर भारत सरकार बोल दे कि हम इनकम टैक्स नहीं लेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लेंगे, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेंगे, तो बड़ा नुकसान है, कई बिलियन डॉलर का नुकसान है, जबकि टैक्स से ही रेवेन्यू आती है। तो कुछ कंट्री के गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स को खत्म क्यों कर दिया, ठीक। डायरेक्ट टैक्स खत्म करने के बावजूद भी वो लोग डिग्रोथ में नहीं और ग्रोथ कर रही है वो कंट्री। कैसे ये हो रहा है? अब इसको हम समझेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इसको जानेंगे कि ये कोई कंट्री अगर डायरेक्ट टैक्स को खत्म कर देती है तो कहा जाता है कि उस कंट्री का और ग्रोथ हो जाता है। कैसे? मान लीजिए कि सपोज दुबई ने आपका डायरेक्ट टैक्स खत्म कर दिया। अब दुबई ने जब डायरेक्ट टैक्स को खत्म कर दिया तो दुनिया भर के जो मिलीनियर्स और बिलीनियर्स लोग हैं उनको टैक्स बचाना है, वो कहाँ पर जाके जो है रहने लगेंगे? दुबई जाके रहेंगे। दुबई रहेंगे तो अब सपोज कोई व्यक्ति 100 करोड़ भारत में कमा रहा, 35 करोड़ उसको टैक्स देना पड़ जाता है, तो ठीक। लेकिन वो बंदा जब दुबई पे जाएगा, जो 35 करोड़ गवर्नमेंट को दे देता था, उस 35 करोड़ से वो लग्जरी लाइफ भी जी लेगा, अच्छी खासी, ठीक, रोल्स रॉयस वगैरह सब, बुगाटी वैरान वगैरह सब खरीद लेगा, बढ़िया सा एकदम लग्जरी अपार्टमेंट ले लेगा। उसके बाद फिर हो सकता है वहां पे बिजनेस वो डाल दे। बिजनेस डाल के अगर वो बिजनेस वहां डालेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? वहां पर जॉब क्रिएट होगा। जो 35 करोड़ बचा था उसने मान के चलिए कि मैक्सिमम 15 करोड़ पे अपनी जो लग्जरी लाइफ स्टाइल में उसने लगा लिया। बाकी का 20 करोड़ उसने क्या किया? वहां पर दुबई में जो है वहां पर कोई बिजनेस डाल दिया। बिजनेस डाला तो वहां जॉब क्रिएट हुई, ठीक। दूसरी बात ये भी है कि अगर किसी का टैक्स बच रहा है तो वो टैक्स बचा के जेब में रखेगा नहीं,
वो अब क्या करेगा, अल्ट्रा लग्जरी आइटम खरीदेगा, ठीक, लग्जरी आइटम परचेज करेगा। अल्टीमेटली जब वो दुबई में जाके लग्जरी आइटम वगैरह परचेज करेगा, ठीक, रोल्स रॉयस परचेज करेगा, ठीक, फरारी वगैरह परचेज करेगा, उस पर तो टैक्स है, ठीक है। गवर्नमेंट को घूम फिर कर टैक्स मिला तो मिला। तो यानी कि जिस कंट्री में सबसे ज्यादा रिच लोग रहते हैं वो कंट्री ऑटोमेटिक ग्रोथ करती है, वहां पर जॉब्स वगैरह ऑटोमेटिक ज्यादा क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उनके पास पेइंग कैपेसिटी है ना। क्योंकि देखिए जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था अच्छी कब होती है, जब हम खर्च ज्यादा करेंगे। अगर भारत में सब लोग खर्च करना बंद कर दे, अचानक से बेरोजगारी आ जाए, सब कोलैप्स होना शुरू हो जाए, तो किसी भी कंट्री में एक आप कह सकते हैं हेल्दी अर्थव्यवस्था तभी होगी जब लोग ज्यादा एक्सपेंस करेंगे, ठीक। एक्सपेंस करने के लिए लोगों के पास पैसा एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी एक्सपेंस करेंगे। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो कंट्री ने टैक्स को पूरा खत्म किया है ना, वो कंट्री में बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। अच्छा, अब ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है, कि अगर कोई कंट्री डायरेक्ट टैक्स को जीरो कर देती है तो वो कंट्री में मिलीनियर्स लोग आते हैं, बिलीनियर्स लोग आते हैं, और वहाँ पास ऑटोमेटिक जॉब्स वगैरह क्रिएट होती हैं, और ठीक गवर्नमेंट को भी पैसा अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की वजह से मिल जाता है। तो जब कॉन्सेप्ट क्या नाम है बढ़िया है, तो भारत अप्लाई क्यों नहीं करते ये चीज? इंडिया भी तो कर सकता है। इंडिया भी कह दे कि मोदी जी बोल दे कि भैया आज रात को 8 बजे के बाद से इनकम टैक्स खत्म, अचानक बोल दे, है ना, उसके बाद अगले दिन बोल दे कि मैं मजाक कर रहा था, तब तो बात अलग हो जाएगी, ठीक है। हाँ जोगिंग, ठीक है। अगर भारत ये कर दे कि डायरेक्ट टैक्स को क्लोज कर दे, क्या कि भैया अब आपको इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है, तो भारत ये चीजें क्यों नहीं कर पा रहा है? रीजन इसको समझते हैं। देखिए, जब भी कोई कंट्री डायरेक्ट टैक्स को जीरो करती है और ये सोच के जीरो करती है कि चलो कुछ हमारे पास जो भी रिच लोग हैं वो आएंगे, दूसरे देश से भी आएंगे, प्लस हमारे देश के भी रुके रहेंगे। अब देखिए, जो कोई रिच आदमी है, मान के चलिए अल्ट्रा रिच नहीं, अल्ट्रा रिच की बात कर रहे हैं, अब वो व्यक्ति आपके कंट्री में कब रहेगा? जब आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, मान के चलिए कि मान लीजिए ठीक है उसने रोल्स रॉयस खरीद लिया, ठीक है, जो फैंटम आता है 10 करोड़ का उसने ले लिया रोल्स रॉयस, और जब दौड़ाया ठीक प्रयागराज की सड़कों पे इतना बड़ा हाँ ठीक गाय आ गया, ठीक है, और साथ ही साथ क्या नाम गड्ढा मिला, लड़ गया, बोनट गया, 2 करोड़ का उसका बोनट गया, तो कौन रुकेगा यहाँ पर? ठीक। दूसरी बात, यहाँ पर क्या और दंगे फसाद होते रहते हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रहती है, हाँ वही मार देगा, ठीक। दूसरी बात ये भी है, मान के चलिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया डायरेक्ट टैक्स हम खत्म कर रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आई उसने बोला कि नहीं डायरेक्ट टैक्स खत्म नहीं करे, फिर से लागू कर रहे हैं। तो लोगों को अगर भारत सरकार खत्म भी कर देगी डायरेक्ट टैक्स, तो फिर भी इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होगा। डायरेक्ट टैक्स क्लोज करने के बाद देखिए, डायरेक्ट टैक्स को खत्म कब करते हैं कोई भी कंट्री? जब उन लोगों का डेवलपमेंट अच्छा हो, सड़क व्यवस्था, है ना, आपका सेफ्टी, सिक्योरिटी, सारी व्यवस्था अच्छी हो, है ना। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पास तो कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर कंट्री में हम बात करें तो, इसलिए भारत सरकार डायरेक्ट टैक्स अगर खत्म भी कर देगी तो कंट्री पूरी कोलैप्स हो जाएगी। क्यों? पहली बात तो बिलियनियर्स आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स ऐसी है, यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पास जो है ठीक है रोड सड़कें वगैरह उतनी अच्छी नहीं है ना, और भी सुविधाएं नहीं है, तो इसलिए यहाँ पास वो फॉर्मूला लागू नहीं हो सकता। हो सकता है कि 20, 25, 30 साल बाद लागू कर दे, जब देख डेवलपमेंट अगर हो जाए, सड़क वगैरह सब कुछ एकदम अच्छी बन जाए, सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास हो जाए, ठीक है, तब तो हो सकता है कि 25-30 साल बाद ये सिस्टम लागू कर दें, ठीक है। खैर, इसीलिए जो डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया जाता। तो हम लोग ने आज कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझा है ना, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसको डीप में जाके समझा। तो अब मेरे ख्याल से हम लोग इतने ही रखते हैं। तो कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा जीएसटी, हाँ जीएसटी के बारे में शुरू करेंगे। आज हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को समझा, साथ ही साथ एक फॉर्मूला ये भी समझा कि जीएसटी का कैलकुलेशन किस बेसिस पे होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है, उसके बेसिस पे जीएसटी का कैलकुलेशन होता है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का कल आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं खींचेंगे आज, क्योंकि कुछ लोग बस आ तो गए हैं ये